हेलो एवरीवन। टुडे टॉपिक सोसाइटी इन रशिया। अभी हम क्या रीड कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में? सोसाइटी जो उससे पहले है इकोनॉमिक ऑफ रशिया, यानी इकोनॉमिक कैसी है रशिया की। और अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी ऑफ रशिया, यानी उसकी सोसाइटी कैसी थी, किस तरीके से वहाँ के वर्कर थे। चैप्टर 2 हिस्ट्री, क्लास 9th। वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स। वर्कर्स किस में डिवाइड थे? सोशल ग्रुप में डिवाइड थे। एंड some had strong links with the villages from which they came। कुछ के स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे किसके साथ? गांव के साथ, क्योंकि विलेज से आते थे ना मोस्टली जो होते थे, तो उनके स्ट्रॉन्ग लिंक हुआ करते थे विलेज के साथ। अदर्स हैड सेटल इन सिटीज़ परमानेंटली। और कुछ वर्कर्स क्या होते थे? परमानेंटली वहीं पे सिटीज़ में ही सेटल हो जाया करते थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल्स। जो वर्कर्स थे वो अपने काम के हिसाब से डिवाइडेड थे कि आपका ये वर्क है, ये स्किल आपकी है, ये स्किल आपकी है। अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट्स वर्क रिकॉल। मेटल वर्कर्स consider themselves aristocrats among other workers। इनको अरिस्टोक्रेट्स के जैसे ही समझा जाता था, क्योंकि ये बहुत हाई स्किल्स के वर्कर माने जाते थे। मेटल वर्कर्स जो सेंट पीटर्सबर्ग में जो इंडस्ट्रियाँ हुआ करती थी। देयर एक्यूपेशंस डिमांड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल्स। इस एक्यूपेशंस को, क्योंकि काम करने के लिए एक हायर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत होती है। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914, बट दे वर पेड लेस देन मैन। वुमेन जो थे उनके पास क्या था? 30% था जो फैक्ट्री लेबर काम करता था वुमेन का 1914 तक। बट दे वर पेड लेस देन मैन, लेकिन उनको कम दिया जाता था। क्यों कम दिया जाता था वुमेन को? वुमेन को कम इसलिए दिया जाता था क्योंकि ये समझा जाता था कि भाई जो फिजिकली फोर्सली वर्क है वो मैन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रैदर देन वुमेन, क्योंकि वुमेन इतना वर्क फिजिकली नहीं कर सकती हैं स्ट्रांगली। लेकिन आज के टाइम में अभी जो ऐसा नहीं है। डिवीज़न अमंग वर्कर्स शोड दैम सेल्व इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। उनका डिवीज़न वर्कर्स का ड्रेसेस और मैनर्स के अकॉर्डिंग भी अलग था। सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू। डिवीज़न जो था इनका, उसके बाद जो वर्कर्स थे उनकी कुछ एसोसिएशन बनी हुई थी। अगर उनको कुछ बेरोजगार हुआ करते थे उस टाइम पे, कई बार फैक्ट्री से जब काम होता था जब भी रखते थे निकाल दिया करते थे ना एम्प्लॉय, तो वो अनएम्प्लॉय हो जाते थे, बेरोजगार होते थे, या फिर उनको कोई फाइनेंशियल की ज़रूरत पड़ती थी तो मुसीबत में, तो ये जो एसोसिएशन होती थी ये उनको हेल्प कर दिया करती थी वर्कर्स की। डिस्पाइट डिवीज़न वर्कर्स डिड यूनिट टू स्ट्राइक वर्क। लेकिन इतने डिवीज़न होने के बाद भी वर्क क्या होते थे? इनमें यूनाइट देखने को मिलती थी स्ट्राइक वर्क में। यानी स्ट्राइक का मतलब होना काम रोकना, और यूनिटी दिखाई देती थी इतना कुछ अलग होने के बाद भी। वैन दे डिसएग्री विद एम्प्लॉयर अबाउट डिसमल। यानी कब करते थे ये स्ट्राइक? जब कोई भी एम्प्लॉयर इनकी बात नहीं मानता था, एंड वर्क कंडीशन, अगर इनके काम की जो कंडीशन है अगर वो फेवरेबल नहीं हुआ करती थी। दिस स्ट्राइक्स took place frequently in the textile industry during 1896-1897 and in the metal industry during 1902। ये जो एक दिखाई है स्ट्राइक, वो मोस्टली कहाँ होती थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होती थी 1896 में हुई थी, और 1897 में, और मेटल इंडस्ट्री में हुई थी 92 में। तो अच्छा एक और ये चीज़ अब आप देखिए कि जिस तरीके से आप अपने क्लास का एग्जाम्पल लो, 9th क्लास है उसके सेक्शन है आपस में, ठीक है, अगर कंपटीशन होता है तो आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग अलग हो जाते हो। लेकिन अगर आप 10th क्लास का किसी और, आपका किसी और के साथ पूरे सेक्शन का किसी और क्लास के साथ कंपटीशन होगा, फिर आप एक हो जाओगे ना। तो यहाँ पे डिवीज़न होते हुए भी यूनिटी दिखाई दे रही है ना। सेम ऐसे ही वर्कर के डिवीज़न होते हुए भी उनके अंदर यूनिटी थी। ये तो हमने अभी पढ़ा है स्टूडेंट की किस तरीके से सिटीज़ में डिवीज़न था। अब पढ़ेंगे हम कि कंट्री साइड, यानी कंट्री के बाहर के जो पीजेंट्स थे, गांव का जो एरिया था, वहाँ पे किस तरीके के वर्कर्स थे। इन द कंट्री साइड पीजेंट कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड। तो वहाँ पे मोस्टली पीजेंट्स क्या करते थे? लैंड को कल्टिवेट करते थे, खेती करते थे। बट द नॉबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज़। जो चर्च के पास या फिर नॉबिलिटी के पास ही ज़्यादा क्या होती थी? लैंड हुआ करती थी। जैसे कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं पढ़ा था, 3 स्टेट्स होते हैं, फर्स्ट
क्लर्जी है, फिर नोबिलिटी है, और फिर उसके बाद आपने थर्ड स्टेट पढ़ा था। तो ये उसी के अकॉर्डिंग है कि जिस तरीके से सारी फैसिलिटीज़ किसके पास थी, चर्च के पास और नोबिलिटी के पास थी। तो वही यहाँ के जो वर्कर्स और पीजेंट थे डिवाइडेड थे, वर्कर सॉरी लाइक अ वर्कर्स पीजेंट टू वर डिवाइडेड। जिस तरीके से वर्कर्स का डिवीज़न देखा तो पीजेंट्स भी यहाँ कई तरीके के थे। देवर ऑल्सो डीपली रिलीजन्स, यानी उनका डीपली रिलीजियस थे कुछ, और कुछ केसेस में आप देखोगे किसी के पास देखते नहीं हो, किसी के पास लैंड होती है तो किसी के पास दूसरे की लैंड पे काम करते हैं, तो पीजेंट्स भी अलग तरीके के होते हैं। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो जिसकी लैंड पे ये काम किया करते थे, जो नोबिलिटी होते थे, चर्च हुआ की जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ये उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे नोबिलिटी की। नोबल्स की क्यों नहीं करते थे रिस्पेक्ट? क्योंकि गॉड नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजिशन थ्रू देयर सर्विस टू द सार, नॉट थ्रो लोकल पॉपुलैरिटी। क्योंकि इनकी जो पोजीशन हुआ करती थी नोबल्स की, बहुत ज़्यादा पावर वाली हुआ करती थी, पोजीशन बहुत हायर होती थी, और ये किसके लिए काम करते थे? जो कि वहाँ का राजा था, जिसे हम सार निकोलस द्वितीय था, जो वहाँ का राजा था, उसी के लिए फेवर में काम करते थे। तो इसीलिए ये लोकल में इतने पॉपुलर नहीं थे। दिस वॉज अनलाइक, इसीलिए इनको अनलाइक किया जाता था। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस में ऐसा नहीं था। वहाँ पे तो बहुत सारे नोबिलिटी नहीं थे, आपने देखा था कि उन्होंने भी मिलके कुछ केसेस में इनके साथ पीजेंट्स के साथ खड़े हो गए थे फाइटिंग के लिए। तो फ्रांस में की सिचुएशन अलग थी। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनी प्रीजेंट रिस्पेक्ट नोबल्स एंड फाउट फॉर देम। उन्होंने तो वो पीजेंट नोबल्स की रिस्पेक्ट भी करते थे और वो उनके लिए फाइट भी हुई करते थे नोबल्स उनके लिए। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल टू बी गिवन टू देम। रशिया के अंदर क्या चाहते थे? पीजेंट चाहते थे जो लैंड नोबल्स के पास है ना, वो हमें मिल जाए, किसानों को मिल जाए। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डरर लैंड लॉर्ड्स। कई बार तो उन्होंने जो रेंट पे लैंड ले रखी थी काम करने के लिए, तो रेंट देने से भी मना कर दिया और बहुत सारे लैंड लॉर्ड्स को भी मार दिया। इन 1902 दिस एकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया में, ये बहुत ही ज़्यादा होने लगा। एंड 1905 में सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया, सारे रशिया में ये इंसिडेंट फैलने लगा। रशिया पीजेंट वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट इन अदर वे। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रशियन के पीजेंट थे वो अदर यूरोपियन पीजेंट से डिफरेंट थे, और किस तरीके से डिफरेंट थे वो भी आप देखें। दे पूल दियर लैंड टुगेदर पीरियोडिकल, क्योंकि यहाँ पे के जो रशियंस के जो पीजेंट थे वो क्या करते थे, उन्होंने इकट्ठा लैंड कर रखा था और उस पर ही वो क्या करते थे, कम्यून जिसे कहते हैं, मीर भी कहते हैं, एंड डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज, और उसको फिर बाद में वो अकॉर्डिंग टू फैमिली नीड शेयर कर लिया करते थे। तो ये पूरे यूरोप से अलग थे रशियन के पीजेंट्स। यहाँ पे इनकी ये नोबिलिटी से क्या करते थे, नफरत करते थे। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये किस तरीके की खेती करते थे, कमेन यानी मीर जो वहाँ का वर्ड है, यानी इकट्ठा होके लैंड को टुगेदर करके पूल करके एक साथ खेती करके उसको शेयर डिवाइड करते थे। तो ये तो हमने पढ़ा स्टूडेंट किस तरीके से यहाँ पे रेवोल्यूशन की स्टार्ट हो रही थी, सोशलिज्म आइडिया अब लोग यहाँ रशिया में आने लगा था कि किस तरीके से लोग अग्रेसिव होकर चेंज की डिमांड करना स्टार्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग शुरू हो रही है, रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो रही है, सोशलिज्म की स्टार्टेड हो रही है, जो कि बहुत सारे सोशलिस्ट थे जो चाहते थे और लोगों के आइडियोलॉजी पे अब वो काम, यहाँ के लोग काम कर रहे थे, अब उनमें ये चेंजेस आ रहा था। तो हमने इकोनॉमिक पढ़ा और इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि सोसाइटी कैसी थी रशिया की। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो किसान जो और वर्कर्स उनकी कंडीशन, ये सब आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी आता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रशिया में कैसे आया। थैंक यू।